नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में अहम बैठक हुई। इस बैठक में 22 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें कि बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सतपाल महाराज की मौजूदगी रही। जानकारी दे दें कि कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ता को सब्सिडी देने का अनुमोदन किया गया। पहले विचलन में फैसला हुआ था और उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा रहे हैं। वही बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर कोई उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए गलत तरीका अपना रहे हैं तो उनसे दोगुना वसूला जाएगा और इसका फैसला डीएम करेंगे। बैठक के बारे में सचिव शैलेश बगोली और वही सचिव दिलीप जावलकर और डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने विस्तार से बताया। एक मांगी थी कुछ समय से, तो जिसके संदर्भ में आज माननीय कैबिनेट द्वारा डिसीजन लिए गए हैं उनको भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक तो जो साल में एक बार आपको वेतन वृद्धि मिलती है, इंक्रीमेंट मिलती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि जो लोग 31 जून के एंड में और दिसंबर के एंड में जो रिटायर होते हैं उनको उनके द्वारा पूर्ण साल की सेवा तो दी गई होती है, लेकिन उनको इंक्रीमेंट का लाभ वो जब रिटायर होता है तो उसके पेंशनरी बेनिफिट में वो जुड़ता नहीं है। तो इसके संदर्भ में काफी मांग थी, उसके संदर्भ में उसको सकारात्मक विचार करते हुए अभी जो भी व्यक्ति 30 जून को या फिर आपके 31 दिसंबर को जब भी रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन की गणना के लिए उनको एक अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी। इसका निर्णय आज किया गया। तो देखिए, अलग अलग रेशियो के लिए अलग अलग प्रकार की सब्सिडी निर्धारण किया गया है। अगर वो एक्सक्लूसिव ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एलएमआईजी ही बना रहा है तो उसके लिए सब्सिडी ज्यादा है, और अगर वो 15% ईडब्ल्यूएस, 35% एलआईजी, एलएमआईजी बना रहा है, बाकी दूसरे बना रहा है तो उसके लिए सब्सिडी। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा विनियम 2009 है, उसमें यदि किसी का लिंग परिवर्तन होता है तो उसमें नाम परिवर्तन करने की कोई व्यवस्था दी नहीं गई थी। तो इसमें जो भारत सरकार का एक एक्ट है, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण में संशोधन संवर्धन, जो एक एक्ट है हमारा, उसके तहत इनकी नियमावली में व्यवस्था की गई है। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया कि इस तरह की सिचुएशन आने पर क्या व्यवस्था होगी, तो उसके लिए नियमावली में व्यवस्था कर दी गई। राजधानी देहरादून स्थित युवा कल्याण निदेशालय नूरखेड़ा में प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला बाल विकास एवं खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा, काउ सहित अन्य नेता व अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी पीआरडी जवानों के आश्रितों को चेक भी वितरित किए। वहीं महिला का बाल विकास एवं खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रांतीय रक्षक दल जो कि हमारे स्वयंसेवक है, वे लगातार आपदा की परिस्थिति हो, शांति सुरक्षा का मामला हो या फिर पर्यटन का मामला हो, चाहे फिर चारधाम और चुनाव का मामला हो, कोई भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हो, उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पीआरडी जवान लगातार तत्पर रहते हैं। प्रांतीय रक्षा दल का स्थापना दिवस आज हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया है। निश्चित रूप से हमारे जो प्रांतीय रक्षा दल के हमारे स्वयंसेवक हैं, वे लगातार जब कभी आपदा आए, जब कभी शांति सुरक्षा का मामला हो, जब कभी पर्यटन का मामला हो, चारधाम यात्रा के मामला हो, और चाहे वो चुनाव का मामला हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो चुनौतीपूर्ण होती है, वहां पर सबसे पहले कोई स्मरण में आते हैं तो हमारे पीआरडी जवान आते हैं। तो आज उनका स्थापना दिवस था। निश्चित रूप से उस स्थापना दिवस को पूरी ऊर्जा और उत्सव के साथ में आज हम लोगों ने देहरादून में मनाया। जो कार्य विभाग के द्वारा पीआरडी जवानों के हित में निर्णय लिए गए हैं, वो आज उनके समक्ष आज फिर से उनको स्मृत भी करवाया। इसके साथ ही जो कुछ नए निर्णय हुए हैं, जहां हमने मृत आश्रितों को आज नौकरी दी है।
ऐसे यहाँ के सम्मानित बहुत ही वरिष्ठ परीक्षण का आग्रह करते थे अथवा नहीं करते थे, लेकिन मेरे परेड कमांडर श्री सुधीर तोमर राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ निकायों में ओबीसी आरक्षण की अधिकतम 14% सीमा की बंदिश खत्म होने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार अब आबादी के मुताबिक ओबीसी के लिए निकाय आरक्षण कर सकती है। एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट में 2 नगर निगम के 100 वार्डों में 12-12 एसएससी व ओबीसी और 1 वार्ड संरक्षित किया जाने की संस्तुति की गई है। लिहाजा जिला प्रशासन स्तर पर वार्ड आरक्षण पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं इस बारे में प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विधायक का बयान सामने आया है। बिल्कुल, देखिए पिछले मानसून सत्र में जो है सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया था और अब राज्यपाल महोदय जी के बाहर से हम लोगों को इस विधेयक में मंजूरी मिल गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण जो तय सीमा तक 14% देने की बात हुई थी उसमें हुआ है। और अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आरक्षण का जो एक मुद्दा काफी टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा कर लिया गया है और आने वाले समय में इसमें हमें आगे निर्देश मिल सकते हैं। और हमारी तरफ से नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां हैं और जिस प्रकार से अभी जो आरक्षण का है जिसमें मेयर पद में 2 सीटें और नगर पालिका में 13 और नगर पंचायतों में भी 14-15 के जो सीटें हैं वो आरक्षित होंगी, तो इस मुद्दे को जो है सुलझा लिया गया है। आगे जो तैयारियां हैं वो हमारी पूरी हैं। और प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है, जिसमें कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी अगर आएं और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंच दर्शन कर सकें। इस व्यवस्था को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अचेंद्र अजय ने बताया कि महेश प्रदेश में तीर्थाटन की अगर संभावनाओं को देखते हुए सीएम ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और इस बीच इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है।
इससे वो करोड़पति बन गए। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गायकर और टमाटर की ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती वो उसे झटक कर उस पर पांव रख देती है। किसान ने यह सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई। इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें, समस्याएं, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स ये सब आए दिन आते ही रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम उनसे मुंह मोड़ने की बजाय ईश्वर पर यकीन रखें, पुरुषार्थ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। खबर हरिद्वार के भगवानपुर से है जहां पर अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल ये मामला लॉकडाउन के दौरान का है जहां बीजेपी विधायक के द्वारा 2 ट्रैकर्स और सफाई उपकरण खंड विकास कार्यालय भगवानपुर को दिए गए थे और लापरवाह अधिकारियों के लापरवाही और रवैये के चलते ट्रैक्टर पर घास और पेड़ पौधे तक उगाए हैं। ये ट्रैक्टर्स कूड़े में तब्दील हो गए थे, लेकिन जब मीडिया का कैमरा जब उन ट्रैक्टर्स पर पहुंचा तो अधिकारी नींद से जग गए और उन्होंने आनन फानन में महज 2 दिनों के भीतर ही ट्रैक्टर्स को ग्राम प्रधानों को आवंटित करना शुरू कर दिया। वही खबर सामने आने के बाद ग्राम प्रधानों ने भी उत्सुकता दिखाई और अपने गांव में सफाई के लिए ट्रैक्टर्स की डिमांड खंड विकास कार्यालय भगवानपुर से करना शुरू कर दिया। नमस्कार पत्रकार बंधु जी, मैं स्वामी घनश्याम ग्राम प्रधान भगवानपुर मसैकोला। मैं हमारे गांव में एक पैमार चली जहाँ पर ग्राम सभा की काफ़ी ज़मीन निकल रही, रोजाना 2-4 बीघे निकलते, काफ़ी ज़मीन वहाँ पर निकलेगी। तो मैंने अपने पत्रकार बंधु के द्वारा चली हुई एक बैठक में पता चला कि भगवानपुर ब्लॉक में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। तो मैंने अपने सर को वीडियो साहब को मैंने बोला, सर हमारे गाँव में जो पैमार चली है तो उसके लिए हमें एक ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ही वाहन से वो जुताई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की ज़मीन है। तो सर ने जब मेरी बात सुनी तो सर ने मेरे को उसके लिए हाँ बोली और आज मेरे को वो ट्रैक्टर मिल रहा है। कुछ समय के लिए सर ने दिया, जब तक हमारे यहाँ पर पैमार चलेगी तब तक वो हमारे पास रहेगा। और उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सचिवालय देहरादून में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी जिलाधिकारियों को सख्त भू कानून के लिए हर तहसील के आई रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग में सुझाव लिया जाए। उप जिलाधिकारियों की भूमिका का बेहद अहम बताते हुए जिला स्तर पर सरगर्भित रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए। वहीं मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी से भू कानून के संबंध में तहसील स्तर पर हितधारकों के साथ की गई बैठकों की रिपोर्ट का अपडेट लिया। कहा कि रिपोर्ट के आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आंदोलनकारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित सभी वर्गों के सुझावों को शामिल किया गया। अभी हितधारकों के सुझावों से तैयार रिपोर्ट अल्मोड़ा, नैनीताल के अतिरिक्त सभी जिलों ने तैयार कर ली है। शेष जिले भी जल्द रिपोर्ट भेज सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि रानी जिलाधिकारी स्पष्ट करे कि जिले की हर तहसील में हितधारकों के साथ अभी तक कितनी बैठकें हुई।
और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में बीते दिन तमाम हिंदू संगठनों द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा के कैबिनेट मंत्री और तमाम नेता भी शामिल हुए। इसको लेकर कांग्रेस अब चुटकी ले रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि आक्रोश मार्च हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि केंद्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि लानत है ऐसी सरकार पर जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रहा है। तो वहीं दसौनी ने निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में क्या फर्क है कि आज तक मणिपुर में रुख नहीं किया गया, ना कोई आक्रोश दिखाई दिया। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? भाजपा केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ये मैंने पढ़ा था, मेरा मतलब नहीं, ये आक्रोश मार्च जो है हिंदुओं के लिए कम और अपनी सरकार के खिलाफ ज्यादा लग रहा है। इसलिए क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की तीसरी बार की सरकार बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लानत है ऐसी सरकार को जो बांग्लादेश पर दबाव नहीं डाल पा रहा है कि वहां हिंदुओं के साथ बर्बरता ना हो, उनके साथ अराजकता अभद्रता ना हो, हिंसात्मक जो कार्रवाइयां वहां हो रही हैं वहां के हिंदुओं के साथ। और मुझे बताइए ना, वहां के हिंदू और मणिपुर के हिंदुओं में कोई फर्क है क्या? आज तक मणिपुर का रुख न करना, आज तक मणिपुर के लिए कभी कोई आक्रोश रैली न निकालना, निश्चित रूप से जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, विभत्स है। नमस्कार जी। हाँ। और काशीपुर में सनातन धर्म के लोगों ने रामलीला परिसर में एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन को एसडीएम अभय प्रताप सिंह को सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक हमले किए जा रहे हैं। वहां के हिंदू और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घिनौने कार्य किए जा रहे हैं। सनातन धर्म के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां के हिंदू लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से ये मांग की है कि शीघ्र हिंदू समुदाय और अल्पसंख्यक लोगों को रक्षा की जाए। और इन्होंने कहा कि भारत का एक और हिंदू बांग्लादेश के हिंदू के साथ खड़ा है। आक्रोश रैली अपने आप में बता रही है कि कितना आक्रोश अब हिंदुओं में धीरे धीरे पनप रहा है। और इस आक्रोश को बांग्लादेश को, यूएनओ को, हमारी सरकार को उनको समझकर और इस पर सख्ती बरतनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो है, अगर बांग्लादेश में ये अत्याचार नहीं रुके तो इसकी जो जिम्मेदार है वो यूएनओ होगी और बांग्लादेश की सरकार होगी। और इसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है और जो बांग्लादेश का खाना पीना है या जो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई वो भारत से होती है। बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू समाज जो वहाँ अल्पसंख्यक उस पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, अमानवीय घटनाएं की जा रही हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी धार्मिक आस्था पर लगातार चोट की जा रही है। उन कट्टरपंथी ताकतों के विरोध में आज काशीपुर में मानवाधिकार मंच के बैनर तले और एक छोटे से ब्रेक के लिए चल दौड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायकर को मई में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के कारण बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो असफलता से विचलित नहीं हुए और बिना डरे उन्होंने अपने 12 एकड़ के खेत में टमाटर की खेती करना जारी रखा। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच किसान गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार परिणाम दिया है। इससे वो करोड़पति बन गए। उन्होंने दावा किया है कि 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। इस साल भी 12 एकड़ लगाया और उससे वो 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और उसको वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं।
गायकर और टमाटर की ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक किसान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय गहरी खाई में गिर गई। उसने लाख कोशिश की लेकिन गाय को खाई से बाहर निकालने में असफल रहा। आखिरकार उसने उसे जिंदा दफनाने का फैसला किया और गाय पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गाय जैसे ही अपने ऊपर मिट्टी के बोझ को महसूस करती वो उसे झटक कर उस पर पांव रख देती है। किसान ने यह सब देखकर बड़ी हैरानी महसूस की और उस गाय को बचाने का उसको आइडिया मिल गया। किसान बार बार गाय पर मिट्टी डालता और गाय भी बार बार मिट्टी को झटक कर उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब खाई में मिट्टी भर गई और गाय पूरी तरह से समतल जगह पर आ गई। इसे देखकर किसान बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसी गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर चलाता था। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें मुसीबतें, समस्याएं, स्ट्रगल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें व्हीलचेयर पर बैठकर एक पैरालाइज्ड शख्स ऋषिकेश शिवपुरी में 117 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग करते हुए दिख रहा है। जी हां, बता दें कि इसे लेकर कुछ लोगों ने चिंता जताई है, जिस पर शख्स ने कहा कि मैं खुश हूं, मुझे बंजी जंपिंग करना काफी पसंद आया और जब भी मौका मिलेगा मैं इसे दोबारा करूंगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने समर्थित जिले के कृषक उत्पादक संगठनों के कामों और उपलब्धियों को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक हुई, जिसमें कि केंद्र पोषित योजनाओं के तहत कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाना आवश्यक है। और वहीं महुआखेड़ा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार की मेहनत ने बदली महुखाने डाकच की तस्वीरें। जी हां, कभी गंदगी के अंबार और बदहाल नालियों के लिए पहचाने जाने वाला जनपद उधम सिंह नगर का महुआखेड़ा गंज अब स्वच्छता का प्रतीक बनता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। इस बदलाव का श्रेय नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिवक्ता अधिकारी सतीश कुमार को जाता है, जिनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने क्षेत्र को गंदगी से छुटकारा दिलाकर स्वच्छता का उदाहरण बना दिया है। सतीश कुमार का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गांव और शहर स्वच्छ और स्वस्थ रहे। इसे साकार करने के लिए उन्होंने टीमों का गठन किया है और कई हिदायत भी दी है। क्षेत्र में गंदगी की किसी भी समस्या को सहन नहीं किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट देश को लेकर ये रहा कि हमारा देश एक स्वच्छ सुंदर साफ सुथरा बना रहे। इसके संबंध में हमारे राज्य में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समय समय पर समीक्षा ली जाती है और समय समय पर आदेश पारित किए जाते हैं कि हमारे अपने राज्य से किसी भी तरह की गंदगी को ना पनपना दिया जाए। और इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा मेरे कर्मचारियों द्वारा इसका संकल्प। और आगे बढ़ेंगे, जहां चमोली में यशवंत सिंह गिरकर घायल हो गए हैं, जहां पर उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां नंदा नगर क्षेत्र के सुंग गांव निवासी यशवंत सिंह देर रात गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सर में काफी गंभीर चोट आई है, तो वहीं उन्हें जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने हायर सेंटर ले जाने की सलाह पर हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर भेजा गया। और वहीं चमोली जिले के मंडल घाटी में सती शिरोमणि की अनुसैया देवी मेला में आयोजित होने वाले मेले की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई है, जहां मंदिर समिति की ओर से मेले के दौरान आने वाले भवनों के आवास और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं इसी क्रम में चमोली जिला प्रशासन की ओर से मेले में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए 50 कंबलें मंदिर समिति को उपलब्ध कराई गई है। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों को कंबल प्रदान किए। इस साल सती शिरोमणि श्री अनुसैया देवी मेला 14 और 15 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।